चलिए क्लास 9 में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मैंने आपको शुरुआत में एक हिस्ट्री दी थी ग्रेविटेशन की, उसमें लास्ट में केप्लर्स ने अपने कुछ लॉ दिए थे। ओके, तो उन लॉज को हम स्टडी करेंगे और उन्हीं लॉज के बेसिस पे न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ जो दिया आपको F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², जिसमें उन्होंने बोला था कि F is directly proportional to the product of the masses of the bodies and it is inversely proportional to the square of the distance between these two bodies। तो ये जो सेकेंड है इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से जानते हैं। ओके, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ न्यूटन ने कैसे गैस किया था? तो आंसर है वो केप्लर के थर्ड लॉ से गैस किया था। ठीक है ना, उसको हम देखेंगे किस तरीके से न्यूटन ने इस पे काम किया था। उसे देखने से पहले हमें ये समझना होगा कि केप्लर्स ने कौन कौन से लॉ दिए थे। केप्लर का फर्स्ट लॉ जो था, देयर वर 3 लॉज। केप्लर का फर्स्ट लॉ जो था उसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, देखिए आपने सर्कल सुना होगा। जैसे सर्कल होता है, सर्कल का कितना सेंटर होता है? केवल एक। वैसे ही एलिप्स नाम का एक शेप आप क्लास 11th में चल के पढ़ेंगे। एलिप्स के बारे में थोड़ा सा समझिए कैसे होता है, एलिप्स कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए 2 नेल आपने लगा दी है, कील ऐसे इस व्हाइट बोर्ड में लगा दीजिए ऐसे, ठीक है। और इसमें धागा बांधिए और दूसरा एंड यहाँ बांध दीजिए। बांध दिया। अब इसमें ऐसा पेंसिल डाल के ऐसा खींच दो। तो जैसे ही आप खींचोगे ये धागा जो अभी ऐसा स्लैक था, सिकड़ा हुआ था, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पेंसिल फंस गया, इसको घुमा दो। इसको घुमा दोगे, ठीक है ना, तो एक ऐसा शेप बन के आएगा। देखिए, ठीक। जब ये धागा यहाँ, जब ये पेंसिल यहाँ पहुंचेगी तो धागा कैसा हो जाएगा? ऐसा, ठीक है ना। घूमते घूमते जब यहाँ आएगी तो धागा कैसा हो जाएगा? ऐसा। कोई डाउट है? ठीक। तो देखिए ये एक ऐसा शेप होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें कि कितने सेंटर होते हैं? 2। और इसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ठीक है, फोकस 1 और फोकस 2, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट लॉ में, लॉ ऑफ ऑर्बिट में केप्लर ने बोला था कि भाई जो भी प्लैनेट्स होंगे, ओके, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन कहाँ होता है? फोकस पर। दोनों में से एक फोकस पे सन होगा। या तो यहाँ इमेजिन कर लीजिए या तो यहाँ इमेजिन कर लीजिए। तो मैं इसको फिर से फ्रेश थोड़ा बनाता हूँ और नियम को लिखता हूँ। बहुत आसान लॉ था फर्स्ट लॉ, ठीक है। दिस इज फोकस 1 एंड दिस इज फोकस 2। तो सपोज फोकस 1 पे सन है, ठीक है ना। तो अगर कोई प्लैनेट हम यहाँ पे ले लें, ठीक है, तो प्लैनेट कौन से पाथ में मूव कर रहा है? एलिप्टिकल पाथ में। और सन कहाँ पर है? एलिप्स के फोकस पे। इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो चलिए देखिए नोट कर लेते हैं इसको। ऑल द प्लैनेट्स, नोट कर लीजिए इसको। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन elliptical orbit, moves in elliptical orbit with sun at one focus, with sun at one focus। ओके, केप्लर का सेकेंड लॉ देखिए क्या बताया उन्होंने। सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया से जानते हैं। सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया। देखिए लॉ ऑफ एरिया में क्या बोला गया कि एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड सन रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए एरियल, मैं समझाता हूं अभी ये क्या होता है। एरियल वेलोसिटी अराउंड, एरियल वेलोसिटी किसकी? ऑफ एनी प्लैनेट, ऑफ एनी planet, okay, aerial velocity of any planet around the sun remains constant, around the sun remains कांस्टेंट। देखिए
एरियल वेलोसिटी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इस प्लैनेट को इस सन के सेंटर से ऐसा ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन को सोचिए, सोच लिया, ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर दिया हमने। अब देखिए जब ये ऐसे चलेगा तो ये लाइन भी चलेगी ऐसे, ठीक। तो 1 सेकंड में जितना एरिया स्वीप करती है, क्या मैंने बोला, 1 सेकंड में जितना एरिया स्वीप करती है ये इमेजिनरी लाइन, कौन सी इमेजिनरी लाइन, जो कि प्लैनेट के सेंटर को किससे मिलाती है, सन के सेंटर से। तो 1 सेकेंड में ये इमेजिनरी लाइन जितना एरिया स्वीप करती है वो क्या होता है, एरियल वेलोसिटी। जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में मोशन में पढ़ा हुआ है, वेलोसिटी या स्पीड आपने क्या पढ़ा हुआ था, देखिए फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम को कितना कर देते थे, 1 यूनिट, ठीक है। तो v किसके इक्वल आ जाता था, d। 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस की क्या होती थी, वेलोसिटी या स्पीड आप बोल सकते हैं। 1 सेकेंड में चली गई डिस्टेंस स्पीड होती थी। अगर 1 सेकेंड में डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है तो स्पीड स्लो होती थी उसकी, और अगर 1 सेकेंड में डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है तो स्पीड उसकी फास्ट बोलते थे हम लोग। सिमिलरली वहाँ वो सिर्फ वेलोसिटी के नाम से जाना जाता था, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसको हम क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द एरियल वेलोसिटी ऑफ एनी, ओके पहले एरियल वेलोसिटी। तो एरियल वेलोसिटी क्या होती है, 1 सेकेंड में जितना एरिया स्वेप्ट होता है, 1 सेकेंड में ऐसा झाड़ू लगाते हुए ऐसा चलती है, आप इमेजिन करिए, 1 सेकेंड में जितना एरिया स्वेप्ट होता है वो क्या होती है उस प्लैनेट की, एरियल वेलोसिटी। और ये एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। देखिए मैं आपको इसको और क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि कोई प्लैनेट है, वो 1 सेकेंड में पॉइंट ए से कहाँ चला गया है, बी में, ठीक है ना। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो यहाँ जो वेलोसिटी आएगी v1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू d1 बाय t1। t1 कितना हो गया, 1 सेकेंड, तो ये हट जाएगा, तो v1 क्या हो जाएगा, d1 के इक्वल, मतलब वेलोसिटी ही किसके इक्वल हो जाएगी, डिस्टेंस के। तो बस सपोज यहाँ वेलोसिटी v1 है। अब देखिए प्लैनेट ऐसा घूमते घूमते आया और वो यहाँ पहुँच गया। 1 सेकेंड में वो C से कहाँ जाता है, पॉइंट D तक जाता है। तो फिर से उसने कुछ एरिया स्वीप किया है, ठीक, लेकिन उसकी एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। एरियल वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। हमने ये जो एरिया मैंने आपको दिखाया है, ये एरिया कितनी देर में स्वीप किया उसने, इन 1 सेकेंड। दिस इज द एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड, एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड। ये 1 सेकेंड का एरिया है, ठीक है ना। यही बोला गया था कि 1 सेकेंड का जो एरिया है वो क्या होगा, सेम, मतलब एरियल वेलोसिटी क्या होगी, सेम। तो एरियल वेलोसिटी पहले समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। देखिए एरियल वेलोसिटी का क्या मतलब है, एरिया स्वेप्ट इन 1 सेकेंड, ठीक है। एरिया स्वेप्ट, ये जो लाइन है जो चल रही है ना इमेजिनरी, जो कि प्लैनेट के सेंटर को सन के सेंटर से मिलाती है, इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। ये जो लाइन चल रही है ये वाली, जो स्वीप करके ऐसा चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। देखिए अभी बस आप इतना समझिए, पोजीशन वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट के किसको बताती है, पोजीशन को, इसलिए इसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना एरिया स्वेप्ट करता है ये पोजीशन वेक्टर, यही क्या है उसकी एरियल वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ये एरियल वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। अब चलिए देखिए 1 सेकेंड का मैं एरिया निकालने जा रहा हूँ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है OAB, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मैंने ये मान लिया है, सपोज ये R1 है, यहाँ सेंटर से लेके, मतलब अर्थ के सेंटर से प्लैनेट के सेंटर तक कितना डिस्टेंस है, R1। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, R2। चेंज हो जाएगा, देखिए बढ़ जाएगा वो डिस्टेंस। इसी तरीके से प्लैनेट अगर यहाँ आ गया तो वेलोसिटी हो जाएगी v3, ओके। और सपोज m से कहाँ जाता है, n तक, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सन से उसकी, R3।
तो कोई भी ट्राइंगल आप उठा के देखिए, ये वाला ट्राइंगल आप इमेजिन करिए 1 सेकंड में ए बी बहुत छोटा होगा और हमें इस तरीके से लगेगा कि ये वाला एंगल कितना है 90। तो 1/2 इंटू बेस की जगह क्या आ जाएगा, ए से लेके ओ तक, बेस इंटू हाइट। हाइट क्या हो जाएगी ए बी, हाइट क्या हो जाएगी ए बी, और बेस क्या एज्यूम कर सकते हो आप ए ओ, और ए ओ का वैल्यू कितना है R1। ठीक, तो बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह मैं ए बी लिखूं, लेकिन ए बी क्या है, अभी अभी देखा था मैंने 1 सेकंड में चली गई जो डिस्टेंस है ए बी है वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी के। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा ए बी की जगह वेलोसिटी v1, क्योंकि है 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस है, समझ में आया। तो ये हो गया। इसी तरीके से आप अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू अब की बेस कौन हो जाएगा R2, और v1 की जगह क्या आ जाएगा, सपोज यहाँ 1 सेकंड में वेलोसिटी, सॉरी 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस कितनी है v2। ठीक, तो हो जाएगा v2। तो आप क्या देखते हैं, हाफ R1 v1 इज इक्वल टू हाफ R2 v2 इज इक्वल टू हाफ R3 v3 एंड सो ऑन टू। ठीक, अगर इन दोनों को मैं आमने सामने रखूं तो क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये सब किसके इक्वल होगा, किसी कांस्टेंट k के इक्वल। तो क्या आ जाएगा R1 v1 इज इक्वल्स टू R2 v2। देखिए क्या आ गया, R1 v1 इज इक्वल्स टू R2 v2। अब यहाँ से देखिए मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, v1 बाय v2 इज इक्वल्स टू R2 बाय R1। ठीक है ना, इसका मीनिंग समझिए, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ। यहाँ v1 R1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, ठीक। v2 R2 के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन जनरल, देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ इससे आपको, इन जनरल वी कैन से दैट कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। इसको कभी कभी हम मीन डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब बताइए मुझे, अगर r बड़ा होगा तो वेलोसिटी कैसी होगी, बढ़ेगी कि घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अगर r ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, और अगर r कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा। इसका मतलब फिगर देख के बताइए, फिगर देख के हम बता सकते हैं कि जो प्लैनेट, यहाँ सन है यहाँ प्लैनेट है, जो प्लैनेट सन से दूर होते हैं, क्या मैंने बोला, जो प्लैनेट सन से दूर, दूर का मतलब r ज्यादा हो गया, वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो जो प्लैनेट सन से दूर होते हैं उनकी वेलोसिटी कम होती है, और जो प्लैनेट सन के पास होते हैं, पास का मतलब r कम हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, ज्यादा। समझ में आया। तो देखिए इसको हम नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। A planet moves faster, यहाँ पे देखिए मैं नोट करता हूँ इसको, A planet moves, देखिए A planet moves faster, कब तेज चलेगा, जब कहाँ हो, तेज चलने का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा, स्पीड उसकी ज्यादा हो। कब, जब r कम होगा, r कम होने का मतलब है सन के क्लोजर हो, सन के क्लोजर हो। तो हम नोट कर लेंगे क्या, अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, ओके। और इसके बाद ध्यान से सुनिए, एंड मूव्स स्लोली, एंड मूव्स स्लोली व्हेन इट इज फार्दर, है ना। स्लोली होने का मतलब क्या है, v कम हो जाए, और v कम कब होगा, जब r ज्यादा, ज्यादा होने का मतलब क्या है, दूर, ठीक है ना। तो नोट कर लेते हैं इसको, एंड सन मूव्स स्लोली, सॉरी, एंड प्लैनेट मूव्स स्लोली व्हेन, बताइए पास होगा कि दूर होगा, दूर होगा, ओके। When it is farther from the sun, when it is farther का मतलब दूर, when it is farther from the sun, it's all about second law which is known as law of AB,
ओके, इसको कर लीजिए। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे थर्ड लॉ और फिर हम देखेंगे न्यूटन ने क्या कंक्लूजन निकाला। ये नोट कर लिया फर्स्ट लॉ? हाँ, डन। हाँ, ये नोट कर लिया नीचे का? Now we have next law that is related to time, ठीक है ना? देखिए, ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, एक फोकस पे फोकस 1 पर, ओके, ये फोकस 2 है। देखिए, ये कोई प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, ठीक। सपोज इस प्लैनेट का टाइम पीरियड है t1, कितना है? t1, और इसका मीन डिस्टेंस है सन से r1, ओके। इसी तरीके से दूसरा प्लैनेट यहाँ बना लेते हैं। ये दूसरे प्लैनेट का ऑर्बिट क्या होगा? दूसरा होगा, लेकिन कैसा होगा? एलिप्टिकल से शेप का। ये दूसरा प्लैनेट है और ये भी सन के चारों तरफ ऐसा मूव कर रहा है, और इसको मैंने ऐसा ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस कितना है? r2, ठीक है ना? उसका टाइम पीरियड कितना है? t2। टाइम पीरियड समझ रहे हैं? जैसे इस पोजीशन से चला है, वापस इसी पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। यहाँ से चला और यहाँ तक आने में कितना टाइम देगा? दैट इज टाइम पीरियड। तो इसमें एक बहुत आश्चर्यचकित करने वाली घटना होती थी। क्या होती थी उसको समझिए। ये होता था कि अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकाल लूँ t1, ठीक, और मैं मीन डिस्टेंस निकाल लूँ, तो t1 निकालने के बाद t1 का स्क्वायर किया जाए और उसको डिवाइड किससे लगाया जाए? r1 के क्यूब से। किससे? r1 के क्यूब से। एक प्लैनेट के लिए किया, एक नंबर आया, ठीक। दूसरे प्लैनेट के लिए किया, दूसरे प्लैनेट का टाइम निकाल लिया t2, उसका क्या कर दिया? स्क्वायर, उसको किससे डिवाइड लगा दिया? r2 के क्यूब से। r2 के क्यूब से डिवाइड लगा दिया, ठीक। तो इसी तरीके से कोई प्लैनेट क्या होगा? तीसरा कोई प्लैनेट होगा, थर्ड प्लैनेट, उसका टाइम पीरियड होगा t3, उसका स्क्वायर किया और उसको डिवाइड लगा दिया r3 के क्यूब से। तो हम क्या देखते थे? बार बार ये एक ही नंबर के इक्वल आ रहा है, मतलब ये क्या है? एक तरीके का कांस्टेंट। और वो नंबर होता था 2.95 into 10 to the power -34 ईयर स्क्वायर। देखिए टाइम है ना ऊपर, टाइम यहाँ किस में लिया गया था? ईयर से। ईयर स्क्वायर अपॉन आर मीटर में लिया गया था, ईयर स्क्वायर अपॉन मीटर का क्यूब, तो पर मीटर क्यूब। ये नंबर जो आया है
ठीक है, तो क्या बनेगा नियम बताइए, t का जो स्क्वायर होता है अगर उसको डिस्टेंस के क्यूब से डिवाइड लगाया जाए किसी भी प्लैनेट के लिए तो वो क्या आता है, कांस्टेंट। तो देखिए ये दिस अपॉन दिस क्या है, कांस्टेंट। इसी को दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, इसको इधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, t1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.95 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू r1 का क्यूब। ये क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर हम हटा दें तो क्या लग जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक है, ये देखिए कांस्टेंट हटा दिया तो प्रोपोर्शनेट हो गया। कौन प्रोपोर्शनेट हो गया, टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनेट हो गया किसके, r के। तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, टाइम का जो स्क्वायर होता है इट इज प्रोपोर्शनेट टू r का क्यूब। ठीक है ना, फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स इन मोशन स्क्वायर ऑफ टाइम इज प्रोपोर्शनेट टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब जो प्लैनेट सन से दूर हैं उनको समय क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि r का वैल्यू बढ़ जाएगा जो दूर है उनके लिए, और समय का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऑब्वियसली जो सन से दूर होंगे उनको एक चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर t के स्क्वायर और r के क्यूब का रेशियो हर बार क्या आता था, सेम, चाहे वो प्लैनेट 1 हो चाहे वो प्लैनेट 2 हो एंड सो ऑन। दिस इज नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, अब देखिए इसी केपलर थर्ड लॉ से, इसी केपलर के थर्ड लॉ से इन जनरल फॉर्म यू कैन से दैट, मैं जनरली लिख दे रहा हूँ, जनरली यू कैन से दैट कि यहाँ पे देखिए लिख दे रहा हूँ कि t का स्क्वायर अपॉन r का क्यूब ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। ये थर्ड लॉ। अब देखिए इसी बेसिस पे न्यूटन ने अपना जो नियम दिया था, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नियम क्या था बताइए, F is equals to capital G m1 m2 by r square। इसमें फर्स्ट पार्ट था कि लगने वाला फोर्स प्रोडक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनेट होता है, और दूसरी बात उन्होंने बोली थी F is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू मासेस। ये वाला जो इन्होंने कंक्लूजन निकाला था, ये कैसे निकाला था, तो आंसर है ये इन्होंने निकाला था केपलर्स के थर्ड लॉ से। आइए देखते हैं कैसे निकाला था। How did Newton guess the inverse square law? Okay. How did Newton guess the, ये नया टॉपिक है हमारा, How did Newton guess the inverse square law? Inverse square law. Okay, न्यूटन ने, देखिए आपने कहानियां सुनी होंगी कि एप्पल गिरा और ये वो जो भी है, ऐसा ठीक है, ये सब बातें तो हैं ही हैं, लेकिन जो मेन काम किया था न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ देने का, वो हेल्प कहाँ से ली थी, केपलर्स के नियम से। आइए देखते हैं जरा कैसे हेल्प ली थी। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ में न्यूटन ने क्या बताया था, F is inversely proportional to the square of the distance between two masses m1 and m2। ओके, यहाँ पर हम एक अजम्पशन मान के चलेंगे। न्यूटन ने एक अजम्पशन माना था। अजम्पशन क्या माना था, सुनिए, एक अजम्पशन है यहाँ, इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करने के लिए एक अजम्पशन लेंगे, और वो अजम्पशन ये है कि केपलर ने अपने नियम में ये बताया था कि प्लैनेट्स कैसे पाथ पे मूव करते हैं, इलेक्ट्रिकल। लेकिन न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ को प्रूव करने के लिए ऑर्बिट्स का शेप कैसा माना था, सर्कुलर। ये जो ऑर्बिट का शेप था केपलर ने इलेप्टिकल बोला था, लेकिन न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ निकालने के लिए उसे क्या मान के चले थे, वो सर्कुलर। ठीक है ना, तो ऑर्बिट्स जो होंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन वो क्या होंगे, सर्कुलर। ओके, तब कर दो इसको, ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। ठीक है ना, अच्छा अब ये भी नोट कर लिया आपने नीचे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये अपने नॉलेज के लिए आप रखिए। ये एक सर्कल है, ठीक है ना, और हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, मैंने आपको बताया है कि जब कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसको मूव करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटीपिटल फोर्स की। पता है आपको इसकी जरूरत पड़ती है सेंटीपिटल फोर्स की, और ये सेंटीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, ये सिस्टम का ही फोर्स होता है। ठीक है ना, तो एक
हमको भी जरूरत पड़ेगी यहाँ सेंटीपिटल फोर्स। ये शेप कैसा दिखाया मैंने ऑर्बिट का, सर्कुलर। यहाँ सेंटर पर कौन होगा, सन, ये प्लैनेट होगा, ठीक है ना। अब सपोज यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, r। और एक बात मैं आपको बता दूं कि सेंटीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला आप आगे चल के कभी पढ़ेंगे, या शायद मैंने पढ़ाया भी है, ठीक। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या फॉर्मूला होता है बताइए, mv²/r, ठीक है ना। m क्या होता है, मास ऑफ मूविंग बॉडी। v क्या होता है, वेलोसिटी, या 9th क्लास में आप इसको स्पीड बोल लीजिए, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, मतलब v किसकी स्पीड है, प्लैनेट की। और r क्या होता है, सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस, सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस, ओके। तो ये जो v है मैं नोट कर देता हूँ। m क्या है यहाँ पर, मास किसका, मास ऑफ प्लैनेट। v क्या है, स्पीड बोल दीजिए अभी तो, स्पीड ऑफ प्लैनेट। और r क्या है, दिख रहा है आपको फिगर में, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड प्लैनेट, ओके। नाउ अब किसी भी प्लैनेट का मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं अगर हटाऊंगा यहाँ से तो इक्वल टू हटा के क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनेट का साइन। तो f इज प्रोपोर्शनेट टू v²/r, f इज प्रोपोर्शनेट टू v²/r। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, इक्वेशन तो नहीं बट एक्सप्रेशन नंबर, इक्वल टू नहीं, इक्वेशन नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये एक्सप्रेशन 1 बन गया, ठीक है ना। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से इधर आके देखिए जरा। आपने 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है सर्कल। 7th या 8th में आपने पढ़ा होगा, और हमको पढ़ाया गया है सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है। देखिए यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस ना, उसकी बाउंड्री की लेंथ। तो मुझे बताइए, ये अगर प्लैनेट ऐसा पूरा घूम के आएगा तो कितनी दूरी चलेगा, एक चक्कर में, एक रेवोल्यूशन में कितनी दूर, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस को मूव करेगा बताइए, 2πr, 2πr, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, ओके। तो हम कुछ चीजें देखिए अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इफ प्लैनेट टेक्स t टाइम टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, इफ प्लैनेट टेक्स capital T time to complete 1 revolution, और 1 revolution का लेंथ क्या होगा बताइए, 2πr, 1 revolution 2πr। then velocity v is given by, then velocity v is given by, ध्यान से देखें इधर, वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितना है, 2πr, और टाइम कितना है, t, ठीक है ना। तो 2πr/t, ये किसकी वैल्यू आ गई बताइए, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ध्यान से देखिए इधर प्लीज। दिस इंप्लाइज दैट 2π भी क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट। पाई की वैल्यू पता है ना आपको, 3.14 या 22/7। तो 2 से मल्टीप्लाई लगाओगे तब भी क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट 2π हटा दूंगा तो क्या आएगा, v इज प्रोपोर्शनेट टू r/t, ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ क्या है आपके पास, v का स्क्वायर, तो यहाँ भी मुझे क्या चाहिए, v का स्क्वायर, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो एक काम कर देते हैं, देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये रब कर दो मेरे पास, देखिए जगह नहीं बच रही है। देखिए जब मैं स्क्वायर करूंगा क्या बन जाएगा मेरे पास, v का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू, लेफ्ट में स्क्वायर होगा तो राइट में भी होगा, r²/t²। कोई डाउट है बताइए, हाँ अच्छा। अब देखिए एक इस पे हम काम करने जा रहे हैं, क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा हुआ था, ये देखिए 3rd लॉ हमने अभी पढ़ा था, याद है आपको, t²/r³ कितना होता है, कांस्टेंट होता है, ये हमने पढ़ा है। देखिए t² तो आ गया है, हालांकि रेसिप्रोकल है, कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए अगर t²/r³ कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं बोथ साइड क्या कर दूं, रेसिप्रोकल,
तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर भी क्या होगा, एक तरीके का। समझते हैं इस बात को कैसे? देखिए सपोज ये किसी कांस्टेंट के इक्वल है, अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रेसिप्रोकल कर दिया तो राइट हैंड साइड पे मैं क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल। के का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/k। के नीचे वन अगर हम अज्यूम कर ले, और 1/k भी एक तरीके का क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे कि देखिए 2 एक कांस्टेंट है, तो 2 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे 1/2 भी क्या होगा, एक तरीके का कांस्टेंट, है ना। तो 1/k भी एक क्या होगा, कांस्टेंट। सपोज वो न्यू कांस्टेंट क्या है, k डैश, कुछ भी आप मान लीजिए। तो देखिए r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर अगर मैं कहीं से लाना चाहूँ तो कैसे लाता हूँ, टी स्क्वायर तो है, r का क्यूब नहीं है, तो क्या करूंगा मैं इसके RHS में r से न्यूमरेटर में और r से डिनोमिनेटर में क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू r इंटू r इज व्हाट, r क्यूब r इंटू r स्क्वायर इज r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/r। लेकिन ये r क्यूब अपॉन टी स्क्वायर क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट, तो इसको मैं हटा सकता हूँ और क्या बोल सकता हूँ कि v का स्क्वायर किस पे डिपेंड करता है, r पे, और v का स्क्वायर जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ मैं करता हूँ v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r। व्हाट इज द रीजन, r क्यूब बाय, लिख देते हैं, सिंस r क्यूब बाय टी स्क्वायर इज a कांस्टेंट। ये हो गया। अब इधर ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने जो बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लास्ट स्टेप है। इक्वेशन नंबर 1 से f वाज प्रोपोर्शनेट टू, बोलिए क्या था, v स्क्वायर बाय r, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्क्वायर इंटू 1/r लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो f इज प्रोपोर्शनेट टू। अब ये इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए, v स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनेट है, 1/r के, तो v स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1/r, तो v स्क्वायर की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1/r इंटू एक 1/r तो पहले बैठा हुआ था। कोई डाउट है बताइए? सिंपल, यहाँ पे देखिए v स्क्वायर की जगह कितना रख सकता हूँ मैं, 1/r, तो 1/r तो पहले से एक और 1/r आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/r का स्क्वायर। तो क्या आ गया, देखिए f इज प्रोपोर्शनेट टू 1/r स्क्वायर। प्रूफ हो गया। यही क्या है, न्यूटन का इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ किसकी हेल्प से दिया था बताइए, कैपलस के थर्ड लॉ से। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। ओके।